ठीक है, तो हम क्वेश्चन में थे, हम क्या बताना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग याद करेंगे, उसके लिए ट्रिक है, या दिमाग में क्या रखना है आप याद, थर्मस रबर का चाहिए। 3 ठो सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपको 3 ही वर्ड याद रखना है, थर्मस, रबर और चाहिए। देखिएगा हम कैसे बनाते हैं। ये तो बच्चों को याद है कि पहले इलेक्ट्रॉन, तब प्रोटॉन, तब न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले के लिए थर्मस है, तो क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। प्रोटॉन को खोजने वाले के लिए रबर है, तो क्या हो जाएगा, विलियम रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन को खोजने वाले के लिए चाहिए है, तो चा से क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। च से क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। इस तरह से आपको तीनों लाइन से याद रखना है। आवेश क्या होता है वो मैंने बता ही दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, एक व्यक्ति के लिए ध्वनि की सभ्यता सीमा कितनी होती है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्यता सीमा लगभग कितनी होती है। द ऑडिएबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड्स अबाउट, तो ये कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु की क्रियाशीलता के अनुसार किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। देखिए इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, ठीक ना, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। लिकबा सरकाना, इधर देखिए मैंने लिखा है, लिकबा सरकाना, मगअल मंजनकर, फेंकड़ कोनी, टीना सीसा। तो देखिए ज़्यादा इसमें यूज की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। कौन कौन से, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम एट्सेट्रा। तो इसमें हमको पोटेशियम मैच कर गया। ठीक है, किसका क्रियाशीलता सबसे कम है, तो जो सबसे नीचे आएगा। याद रखिएगा जितना चीज़ से गहना बनता है, ठीक ना, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो सब का क्रियाशीलता कम होता है। आप समझ ही सकते हैं क्यों, क्योंकि आसानी से अगर मान लीजिए उनका क्रियाशीलता ज़्यादा रहता तो उन पर कुछ गिर जाए एसिडिक तो भी दिक्कत, बेसिक गिर जाए तो भी दिक्कत, ठीक ना। ऊपर से क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा तो चोरी होने लगेगा, चुंबक से सब खींच के काट देगा। ये सब सोच समझ के देखिए बनाया हुआ है। एल्केन का सामान्य सूत्र हम वहीं ऊपर क्वेश्चन में बताए थे, CnH2n+2। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकेंड में होती है, तो कितना, 3 लाख, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ किलोमीटर में कहेगा तो 3 लाख। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा जोड़ा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर, तो कौन कौन, गोल्ड और सिल्वर, Au एंड Ag। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, निर्वात में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो किसी पे नहीं, ना तो वेवलेंथ पे भी नहीं, फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं, इंटेंसिटी पे भी नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंजिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज नोन एज, 2 बार से क्रमिक रूप से होने वाले संपीड़नों और विदलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ही बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए पहले आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, KLMN सेल में बांट देना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2n², मतलब K में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, L में 8 से अधिक नहीं, M में 18 से अधिक नहीं, और सबसे आखिरी N में KLMN, N में 18 से और ऊपर का, ठीक है, OP तक भी जाएगा, लेकिन अधिक रहेगा तब। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो बता दे रहे हैं फिर से आपको बच्चा की तरफ। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का सबसे बड़ा निशानी सुन लीजिए, अगर नया सब्सटेंस बनेगा तो केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस नहीं बना तो फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल है तो केमिकल चेंज, रिवर्सिबल है तो फिजिकल चेंज। मतलब जिसको पहले वाले ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सके वो केमिकल चेंज, और जिसको ला सके वो फिजिकल चेंज। देखिए मोम का पिघलना, एक चीज़ याद रखिएगा, मोम का पिघलना एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों में आता है, फिजिकल और केमिकल दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर से, याद रखिएगा। नाभिक में उपस्थित धागे जैसी संरचना
द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस द नोन एज क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में, कौन तन्य पदार्थ नहीं है? तो क्या सब मेटल होते हैं तन्य पदार्थ, डक्टाइल, तो यहाँ हमारा नॉन मेटल सल्फर है, आंसर हो गया सिंपल। कौन ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करेगा? तो जितना भी अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जो ऊपर से 5 या 10 हैं वो ठंडा पानी से भी रिएक्ट कर लेंगे, जैसे सोडियम हो गया। इसलिए देखिएगा कि सोडियम को डुबा के रखते हैं केरोसिन तेल में। निम्नलिखित में से कौन एक दहनशील पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेज? तो कांच, बाकी कैम्फर, कपूर, पुआल, स्ट्रो, अल्कोहल सब पकड़ लेगा एकदम इजिली इन्फ्लामेबल, बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे स्वच्छ ईंधन क्लियर फ्यूल किसको माना जाता है? तो समझिए क्लियर फ्यूल नेचुरल गैस को क्यों मानते हैं? बिकॉज व्हेन दे बर्न्ड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, सेम सब्सटेंस व्हेन ह्यूमंस एक्सहेल। ठीक ना, कहने का मतलब इनमें जो भी चीज़ निकलता है बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट वो हम लोग का यूज का होता है, तो क्लियर फ्यूल हो गए। हाइड्रोजन गैस, किसी ईंधन का उसमें मान को किस मात्रक में, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है फ्यूल का, उसका यूनिट क्या है? तो किलो जूल पर किलोग्राम। C5H12 फॉर्मूला वाला हाइड्रोकार्बन में कितना आइसोमर होते हैं, कितने समावयवी होते हैं? तो पेंटेन का फॉर्मूला हो गया C5H12, इसका 3 ही आइसोमर्स है, नाम याद रख लीजिए, पेंटेन, आइसोपेंटेन या 2-मिथाइल ब्यूटेन, नियोपेंटेन या 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से क्वेश्चन आता है ब्यूटेन C4H10, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटेन के अलावा सिर्फ एक ही मिलेगा आइसोमर, वो कौन है? आइसोब्यूटेन। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए किस क्रम में वर्गीकृत किया? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, क्योंकि मेंडलीव से पहले सबका बेस क्या था? एटॉमिक नंबर था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, पहले ही बता दिए हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होता है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास ऑफ नोन एज आइसोटोप, समस्थानिक, याद रखिएगा। वैसे परमाणु समान तत्व के वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो क्या होगा? आइसोटोप। अब द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न तो आइसोबार हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, तो CaSO4 × ½ H2O। कौन सी ऊर्जा सूर्य के द्वारा नहीं उत्पन्न की जाती है? तो सिंपल है, समुद्र तरंगीय ऊर्जा। ठीक ना, विच एनर्जी इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम सन, न्यूक्लियर होता ही है, बायोमास होता ही है, विंड एनर्जी होता ही है, तो बच गया ओशन वेव एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जो बाद में मिल सकता है, बढ़ सकता है? तो वह लकड़ी, वुड, बाकी सब जो हैं ख़त्म होने वाले हैं लिमिटेड समय में, क्योंकि बनने में उनको हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कौन हो जाएगा? सबसे अच्छा चांदी होता है, महंगा होने के चलते यूज नहीं होता है। चांदी के बाद तांबा सबसे अधिक यूज होता है, तांबा। द सॉल्ट विच गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जिसको पानी में घोलिएगा तो उदासीन लवण बनाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा? तो पोटेशियम क्लोराइड। कौन एक अधात्विक ठोस है जो विद्युत का सुचालक है, मतलब नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो वो हो गया ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन इंसुलेटर है? तो डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर है। अब आते हैं न्यूमेरिकल है, 4 ओम के प्रतिरोध के एक लैंप को 4 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है तो इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोवाइड होगा? बिल्कुल सिंपल ओम लॉ लगा देना है, फॉर्मूला होता है V=IR। V मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिसिटी, R मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो R दिया है 4 ओम, V दिया है 4 वोल्ट, वैल्यू रखिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। जूल पर कूलम्ब किसके बराबर है? ठीक है, तो वोल्ट के बराबर है, ठीक ना, VOLT जूल पर किलोमीटर टू वोल्ट। निम्नलिखित में किस दोष के कारण व्यक्ति नज़दीक की वस्तु, तो हमेशा उल्टा याद रखना है, नज़दीक नहीं देखने पाइएगा तो दूरदृष्टि दोष हो गया, अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और दूर नहीं देख पाइएगा तो निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया कहते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों? देखिए हम एग्जाम्पल कुछ दिए हैं आइसोटोप के, कार्बन 12, 13, 14, ठीक ना, उसी तरह से पोटेशियम, कैल्शियम, वेनेडियम और आयोडीन के भी होते हैं। हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप हैं? 3 ठो। कार स्कूटर में पीछे वाला चीज़ देखने के लिए कौन दर्पण की यूज होता है? विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन कार एंड स्कूटर? बिल्कुल सिंपल है, कॉन्वेक्स।
कौन सा तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड देता है, मतलब बेसिक ऑक्साइड? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम बेसिक ऑक्साइड देंगे, ठीक है, और कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और नाइट्रोजन एसिडिक ऑक्साइड देंगे। ओनली मेटल एलिमेंट यील्ड बेसिक, पहचानने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ धातु के ऑक्साइड जो हैं वही बेसिक होंगे, ठीक है। दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट जो हैं, टीथ को एग्जामिन करने के लिए कौन मिरर का हेल्प लेते हैं? तो कॉनकेव का। कौन न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है? ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड विच शो नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक प्रॉपर्टी दे रिएक्ट विथ वाटर, ठीक ना। जब भी पानी से रिएक्ट करेंगे तो कोई भी ना एसिडिटी शो करेंगे ना बेसिसिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स्ट्रा में Na2O हो गया। परावर्तन के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड, दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंक्लूड लेड ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच है बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, जो एसिडिक बिहेवियर शो करें, बेसिक बिहेवियर भी। जैसे सबसे फेमस है अल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड। ऑप्शन 2। कौन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है? तो ब्रोमीन। फॉर द नॉर्मल आई फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, और नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है। एक लेंस की फोकस दूरी जो है एफ जो है 25 दिया है, तो शक्ति और क्षमता पावर कितना होता है? इससे पहले ही हम बोले थे कि P इजिकल टू 1/f, तो 1/25 मैंने 25 को 100 से डिवाइड करो, 100 को 25 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। सुनने की सीमा से कम ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक। ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक, कम है तो इंफ्रासोनिक। एक ठो रेंज याद रखिएगा, ऑडिएबल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो 20,000 से ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इंफ्रासोनिक। सिंपल। समुद्र की गहराई सोनार से नापते हैं, तो रडार और सोनार दोनों एक जैसा टर्म है, फुल फॉर्म याद रखिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तो सोनार, रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग तो रडार। एक अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तब फोकस दूरी निकालना है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर देवल है और फोकल लेंथ देवल है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू R/2। तो क्या हो जाएगा? जस्ट आधा हो जाएगा 24 का हाफ, 12 हो जाएगा। 3 ओम 6 ओम के दो ठो रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज में जोड़ देंगे तो फॉर्मूला जानते ही हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना रहेगा सबको इन्वर्स करके जोड़ दीजिए। तो दो ठो है 3 ओम 6 ओम, 1/3 प्लस 1/6, ठीक ना। एडिशनल फ्रैक्शनल एडिशन है, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा हाफ, ठीक ना। हाफ को पलट के हम कितना लिख देंगे? R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। सड़े गले वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन पदार्थ बनता है? विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन? तो कोयला। जितने भी फ्यूल्स हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, सब यही प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। इसको 2 पार्ट में हम लोड कर सकते हैं, यह हो सकता है एक ही पार्ट में लोड करें। आप बिल्कुल पेन पेंसिल कॉपी के साथ लेके बैठिएगा, सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट लिखिएगा, और मेरा ट्रिक जरूर लिखवाइएगा, हर एग्जाम में काम देगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सीरीज में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।